अगर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूं, लद्दाख का असली आइसमैन कौन है, तो शायद 8 में से 10 लोग बिना सोचे जवाब देंगे सोनम वांगचुक हैं। आखिर उनका नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है। वे एक इंजीनियर हैं, एक शिक्षक सुधारक हैं, एक पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं। पर उनकी आइस्तूपा तकनीक ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि सोनम वांगचुक से कई साल पहले लद्दाख का एक शांत स्वभाव का इंजीनियर बिना किसी बड़े मीडिया कवरेज के पहाड़ों में बर्फ बनाकर पूरे गांव की प्यास बुझा रहा था, तो क्या आप विश्वास करेंगे? उस व्यक्ति का नाम है चेविंग नोरफेल। उन्हें कई वर्षों से आइसमैन ऑफ लद्दाख कहा जाता रहा है। तो फिर सवाल उठता है, अगर चेविंग नोरफेल पहले से आइसमैन थे तो आज ज़्यादातर लोग सोनम वांगचुक को ही क्यों जानते हैं? क्या इतिहास कहीं पीछे छूट गया? क्या मीडिया ने किसी एक कहानी को ज़्यादा जगह दी, या फिर सच इससे कई ज़्यादा जटिल है? लेकिन इस कहानी को समझने से पहले हम एक और सवाल का जवाब देना होगा। आखिर लद्दाख को आइसमैन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्यों एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ बर्फ़ दिखाई देती है, वहीं के लोग हर साल पानी की कमी से जूझते हैं? कैसे संभव है कि बर्फ़ से घिरे पहाड़ों के बीच बसे गांव में खेती के लिए पानी नहीं होता? और कैसे इस समस्या ने दो अलग अलग लोगों को दो अलग अलग समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया? एक ने बनाया आर्टिफिशियल ग्लेशियर, दूसरे ने बनाया आइस स्तूपा। दोनों का उद्देश्य एक ही था, पानी बचाना, लेकिन तकनीक अलग अलग, सोच अलग थी, और आज श्रेय को लेकर बहस भी अलग है। इस वीडियो में हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, हम सोशल मीडिया की अफवाहों पर भरोसा नहीं करेंगे। हम दस्तावेजों, वैज्ञानिक शोध और सार्वजनिक बयानों और उपलब्ध ऐतिहासिक रिकॉर्ड के आधार पर पूरी कहानी समझेंगे। हम जानेंगे लद्दाख में पानी की असली समस्या क्या है, चेविंग नोरफेल कौन है और उन्हें आइसमैन क्यों कहा गया, सोनम वांगचुक ने आइस स्तूपा कैसे विकसित की, क्या दोनों तकनीकों एक ही जैसी है या बिल्कुल अलग, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोनम वांगचुक ने चेविंग नोरफेल का श्रेय लिया या सिर्फ सोशल मीडिया पर फैली एक अधूरी कहानी है? इस वीडियो के अंत तक आपके पास किसी की राय नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित अपना निष्कर्ष होगा। तो आइए चलते हैं भारत के उस हिस्से में जहाँ सर्दियों में तापमान -30 डिग्री तक गिर जाता है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी चिंता होती है पानी कहाँ से आएगा। यहीं से शुरू होती है लद्दाख की असली आइसमैन की कहानी। जब हम लद्दाख का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ऊंचे ऊंचे बर्फ ढके पहाड़, नीला आसमान, जमी हुई नदियां और हजारों साल पुराने ग्लेशियर। लेकिन इन खूबसूरत तस्वीरों के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो पहली नज़र में दिखाई नहीं देती। लद्दाख की सबसे बड़ी समस्या बर्फ़ नहीं बल्कि पानी है। ये सुनकर शायद आपको अजीब लगे, आखिर जहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है वहाँ पानी की कमी कैसे हो सकती है? इस सवाल का जवाब छिपा है लद्दाख की भूगोलिक स्थिति और जलवायु में। लद्दाख समुद्र तल से लगभग 3000 से 5500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। कई इलाकों में पूरे साल की वर्षा भारत के मैदानी इलाकों में 1-2 दिन की बारिश से भी कम होती है। खेतियाँ बारिश पर नहीं, ग्लेशियर के पिघलने के पानी पर निर्भर होती है। यहाँ पानी छोटी छोटी नहरों के माध्यम से खेतों तक पहुँचता है, लेकिन यही एक बड़ी समस्या शुरू होती है। सर्दियों में तापमान -20 डिग्री से -30 डिग्री गिर जाता है। नदियाँ जम जाती हैं, गांव बर्फ़ से ढक जाते हैं और ऊंचे पहाड़ों में ग्लेशियरों में नई बर्फ़ जमा होती रहती है। लेकिन जैसे ही मार्च और अप्रैल आता है, किसानों को खेत तैयार करने होते हैं, उन्हें पानी चाहिए होता है। समस्या यह है कि उस समय ऊंचाई वाले बड़े ग्लेशियर अभी पर्याप्त मात्रा में पिघलना शुरू नहीं करते। यानी जब किसानों को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तब पानी उपलब्ध नहीं होता। और जब मई जून में ग्लेशियर तेज़ी से पिघलते हैं तब कई बार ज़रूरत से ज़्यादा पानी बह जाता है। यानी पानी है लेकिन सही समय पर नहीं। अब इसमें एक और चुनौती जुड़ गई, क्लाइमेट चेंज। पिछले कुछ दशकों में हिमालयी क्षेत्रों का तापमान बढ़ा है। कई छोटे ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, बर्फबारी का पैटर्न बदल रहा है। कुछ जगह बर्फ पहले से कम गिर रही है तो कहीं पिघलने का समय बदल रहा है। इसका सीधा असर खेती और पीने के पानी पर पड़ता है। लद्दाख के कई गांवों में इस बदलाव ने अपनी आंखों से देखा है। जहाँ कभी पानी आसानी से मिल जाता था, आज वहाँ हर बूंद की कीमत समझी जाती है। ज़रा सोचिए, एक किसान ने पूरी सर्दी इंतज़ार किया, बीज खरीदने के लिए खेत तैयार किए, लेकिन समय पर पानी नहीं मिला तो उसकी पूरी फसल खतरे में पड़ सकती है। यानी ये सिर्फ पानी का संकट नहीं बल्कि रोजगार, भोजन और पूरे गांव के भविष्य का संकट है। और यहीं से शुरू होती है इंसानी जुगाड़ और विज्ञान की कहानी। कुछ लोगों ने कहा प्रकृति जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन कुछ लोगों ने सोचा, क्या हम सर्दियों के अतिरिक्त पानी को इस तरह जमा कर सकते हैं कि वो बसंत में धीरे धीरे पिघले और खेतों तक पहुंचे? यही सवाल है लद्दाख के एक साधारण सिविल इंजीनियर के मन में भी आया। उसका नाम था चेविंग नोरफेल। उन्होंने सिर्फ समस्या नहीं देखी बल्कि उसका समाधान खोजने की ठान ली। लेकिन ये समाधान आसान नहीं था। न बड़ी फंडिंग थी, न आधुनिक मशीनें और ना ही अंतर्राष्ट्रीय पहचान।
सिर्फ एक इंजीनियर, कुछ स्थानीय लोग और एक ऐसा विचार जो आगे चलकर उन्हें आइसमैन ऑफ लद्दाख के नाम से पूरी दुनिया में पहचान दिलाने वाला था। अगले अध्याय में हम जानेंगे चिविंग नॉरफेल कौन थे, उन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर का विचार कैसे विकसित किया और कैसे एक साधारण सरकारी इंजीनियर ने लद्दाख के जल संकट के खिलाफ एक नई उम्मीद जगाई। हर बड़ी खोज की शुरुआत किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं होती। कई बार उसकी शुरुआत एक साधारण सवाल से भी होती है और चिविंग नॉरफेल के मन में भी एक ऐसा ही सवाल उठा था। जब सर्दियों में इतना पानी बहकर बेकार चला जाता है तो क्या इसे गर्मियों के लिए बचाया नहीं जा सकता? लेकिन इस सवाल तक पहुंचने की उनकी यात्रा भी कम दिलचस्प नहीं थी। चिविंग नॉरफेल का जन्म लद्दाख में हुआ। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में जम्मू कश्मीर सरकार के ग्रामीण विकास विभाग में इंजीनियरिंग के रूप में काम किया। उनकी नौकरी का बड़ा हिस्सा दूर दराज के गांव में बीतता था। वहां उन्होंने एक ऐसी समस्या को बार बार देखा जिसे बाहर की दुनिया शायद कभी समझ ही नहीं पाई। सर्दियों में पहाड़ों से पानी बहता था लेकिन वो खेतों तक नहीं पहुंचता था। गर्मियों की शुरुआत में जब किसानों को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती थी तब नहरें सूखी होने लगती। किसानों की मेहनत मौसम के भरोसे रह जाती। एक दिन गांव का निरीक्षण करते समय उन्होंने एक दिलचस्प बात देखी। जहां पानी छाया वाले हिस्सों में धीरे धीरे बहता था वहां वो जम जाता था और लंबे समय तक बर्फ़ के रूप में बना रहता था। यहीं से उनके मन में एक विचार आया, अगर हम पानी को ऐसी जगह ले जाएं जहां वो सर्दियों में जम जाए तो क्या हम एक नया ग्लेशियर बना सकते हैं? आज वो विचार सुनने में आसान लगता है लेकिन उस समय ये बिल्कुल नया था। उन्होंने पहाड़ों की ढलान पर एक ऐसा स्थान चुना जहां सूरज की रोशनी कम पहुंचती थी। सर्दियों में अतिरिक्त पानी को छोटी छोटी नहरों के माध्यम से उन जगहों तक पहुंचाया गया। धीरे धीरे वो पानी जमने लगा। कुछ महीने बाद वहाँ बर्फ़ का एक बड़ा भंडार तैयार हो गया। जब बसंत आया तो वही बर्फ़ धीरे धीरे पिघलने लगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो ठीक उसी समय पिघली जब किसानों को पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। यही था आर्टिफिशियल ग्लेशियर। ये प्रकृति से लड़ने की कोशिश नहीं थी बल्कि प्रकृति को समझकर उसके साथ काम करने की एक तरीका था। शुरुआत आसान नहीं थी। कई लोगों को विश्वास नहीं था कि इंसान ग्लेशियर बना सकता है। कुछ लोगों ने इसे असंभव कहा लेकिन जब पहले गांव में इसका परिणाम दिखाई दिया तो धीरे धीरे दूसरे गांव भी जुड़ते गए। कई स्थानों पर इस तकनीक ने सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने में मदद की। यही वह समय था जब लोग उन्हें सम्मान से आइसमैन ऑफ लद्दाख कहने लगे। ये कोई सरकारी पदवी नहीं थी बल्कि लोगों के विश्वास और उनके काम की पहचान थी। आगे चलकर चिविंग नॉरफेल के इस योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। उन्हें भारत सरकार ने 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि देश के कई हिस्सों में आज भी बहुत कम लोग उनका नाम जानते हैं, जबकि लद्दाख के कई गाँव के लिए उनका नाम जीवन बदलने वाला साबित हुआ। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। समय बदला, क्लाइमेट चेंज और तेज हुआ और नई चुनौतियां सामने आने लगी। कुछ इंजीनियरों और पर्यावरणविदों ने सोचना शुरू किया, क्या आर्टिफिशियल ग्लेशियर को और बेहतर बनाया जा सकता है? इन्हीं लोगों में से एक का नाम था सोनम वांगचुक। उन्होंने चिविंग नॉरफेल की सोच से प्रेरणा ली लेकिन समाधान का तरीका अलग चुना। उन्होंने पहाड़ की ढलान पर बर्फ फैलाने के बजाय उसे एक ऊंचे शंकु कोन के रूप में जमा करने का विचार दिया। यहीं से जन्म हुआ आइस टूपा का। लेकिन क्या आइस टूपा आर्टिफिशियल ग्लेशियर का ही नया रूप था या ये पूरी तरह अलग तकनीक थी? और क्या सोनम वांगचुक ने हमेशा चिविंग नॉरफेल को श्रेय दिया? यही इस कहानी का सबसे बड़ा दिलचस्प मोड़ है जिसे हम अगले अध्याय में समझेंगे। अगर चिविंग नॉरफेल की कहानी एक सरकारी इंजीनियर की थी तो सोनम वांगचुक की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि शिक्षा, पर्यावरण और हिमालय के भविष्य की भी चिंता की। उनका जन्म 1966 में लद्दाख के अलची गांव में हुआ। बचपन से ही उन्होंने एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था देखी जो लद्दाख के बच्चों की ज़रूरत के अनुरूप नहीं थी। किताबों में समुंदर था, जंगल थे, हाथी और शेर भी थे, लेकिन लद्दाख का जीवन कहीं नहीं था। यही अनुभव आगे चलकर उनके जीवन की दिशा बदलने वाला था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सन 1988 में अपनी साथियों के साथ मिलकर स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। इसका उद्देश्य था ऐसे छात्रों को अवसर देना जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में पीछे रह गए थे। सैकमोल में पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। छात्र खेती भी सीखते थे, निर्माण भी, ऊर्जा संरक्षण भी और वास्तविक समस्या का समाधान भी। यही लर्निंग बाय डूइंग आगे चलकर सोनम वांगचुक की पहचान बन गया। फिर समय के साथ एक बार फिर वही पुराना सवाल सामने आया। लद्दाख में पानी की कमी समस्या नई नहीं थी लेकिन क्लाइमेट चेंज ने इसे और गंभीर बना दिया था।
किसान को अप्रैल और मई में पानी चाहिए होता था, लेकिन ऊंचे ग्लेशियर तब तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पिघलते थे। यानी समस्या वही थी जिससे वर्षों पहले चिविंग नोरफेल भी जूझ चुके थे। लेकिन सोनम वांगचुक ने सोचा, क्या इस समस्या का कोई अलग समाधान हो सकता है। एक दिन उन्होंने देखा कि पुल के नीचे छाया में जमी हुई बर्फ देर तक नहीं पिघलती। यही एक नया विचार जन्मा। अगर बर्फ को ऐसे आकार में जमा किया जाए जिसका स्तर क्षेत्रफल कम हो, तो वो अधिक समय तक टिक सकती है। इसी विचार से आइस टूपा का जन्म हुआ। सर्दियों में पाइपों के माध्यम से पानी को ऊपर ले जाकर ठंडी हवा के फव्वारे की तरह छोड़ा जाता है। पानी की बूंदें जमती जाती हैं और धीरे धीरे एक विशाल शंकु कोण का आकार बन जाता है। इसका आकार बौद्ध स्तूप जैसा होने के कारण इससे आइस स्तूपा नाम दिया गया। 2014 में पहला सफल प्रोटोटाइप तैयार हुआ। इसके बाद ये विचार केवल लद्दाख तक सीमित नहीं रहा। दुनिया भर के इंजीनियर, शोधकर्ता और पर्यावरणविद इस मॉडल में रुचि लेने लगे। सोनम वांगचुक को उनके शिक्षा सुधार और पर्यावरण नवाचारों के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। लेकिन यहीं से एक नई बहस शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कहना शुरू किया, क्या आइस स्तूपा वास्तव में एक नई खोज थी, या ये चिविंग नोरफेल का आर्टिफिशियल ग्लेशियर का ही नया रूप था। दूसरी ओर कई विशेषज्ञों का कहना था कि दोनों तकनीकों का उद्देश्य भले एक हो, लेकिन उनका डिज़ाइन, निर्माण और उपयोग अलग अलग है। यही वो जगह है जहां इस पूरी कहानी को बहुत सावधानी से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेट पर अक्सर दो तरह की बातें दिखाई देती हैं। एक पक्ष कहता है सब कुछ सोनम वांगचुक ने किया, पूरा श्रेय चिविंग नोरफेल का है। लेकिन क्या सच इतना आसान है, या फिर दोनों ने एक ही समस्या का समाधान दो अलग अलग तरीकों में खोजा है। अब समय आ गया है, भावनाओं को कुछ देर के लिए एक तरफ रखकर विज्ञान की भाषा में बात करते हैं। अगले अध्याय में हम आर्टिफिशियल ग्लेशियर और आइस स्तूपा को एक एक करके समझेंगे। कोई राय नहीं, कोई प्रचार नहीं, सिर्फ इंजीनियरिंग, विज्ञान और तथ्य। और शायद यहीं से आपको इस पूरी बहस का सबसे महत्वपूर्ण जवाब मिलना शुरू होगा। अब हम इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच चुके हैं। ये वही जगह है जहां इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा भ्रम फैलाया जाता है। एक तरफ लोग कहते हैं आइस टूपा तो आर्टिफिशियल ग्लेशियर की कॉपी है। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं चिविंग नोरफेल का काम पुराना हो गया था, असली समाधान आइस टूपा है। लेकिन इंजीनियरिंग की दुनिया में फैसले भावनाओं से नहीं, तथ्यों से होते हैं। तो आइए दोनों तकनीकों को बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही था, लद्दाख में सर्दियों के अतिरिक्त पानी को इस तरह जमा करना कि वो अप्रैल और मई के महीने में धीरे धीरे पिघले और किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। यानी समस्या एक ही थी, लेकिन समाधान अलग अलग थे। चिविंग नोरफेल का आर्टिफिशियल ग्लेशियर काम कैसे करता है। कल्पना कीजिए पहाड़ की ढलान पर एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी कम पहुंचती है। सर्दियों में नहर के माध्यम से पानी वहां ले जाया जाता है। पानी धीरे धीरे फैलता है और जमकर हॉरिजॉन्टल बर्फ की परतें बना देता है। समय के साथ ये एक कृत्रिम ग्लेशियर का रूप ले लेता है। बसंत आने पर वो बर्फ धीरे धीरे पिघलती है और नीचे के खेतों तक पानी पहुंचाती है। लेकिन इस तकनीक की कुछ सीमाएं भी थी। इसे ऊंचाई वाले इलाकों में बनाना आसान था। उत्तर दिशा की छायादार घाटियां अधिक उपयुक्त थी। अपेक्षाकृत अधिक जगह की आवश्यकता होती थी। नियमित रखरखाव की भी जरूरी था। अब आते हैं आइस टूपा पर। सोनम वांगचुक और उनकी टीम ने सोचा, अगर बर्फ को फैलाने के बजाय उसकी ऊंचाई में शंकु कोण की तरह जमा किया जाए तो क्या होगा। यहीं से आइस टूपा का विचार आया। सर्दियों में ऊंचाइयों से आने वाले पानी को पाइप के माध्यम से नीचे लाया जाता था, फिर उसे फव्वारे की तरह ठंडी हवा में छोड़ा जाता है। पानी की बूंदें तुरंत जमने लगती हैं और धीरे धीरे एक विशाल शंकु बनता है। यही है आइस टूपा। इसका सबसे बड़ा वैज्ञानिक लाभ यह है कि शंकु का सरफेस एरिया समान मात्रा की फैली हुई बर्फ की तुलना में कम होता है। कम सतह का मतलब धूप का कम प्रभाव और अपेक्षाकृत धीमी गति से पिघलना। तो क्या आइस टूपा बिल्कुल नई खोज थी? यही सबसे ज़्यादा भ्रम होता है। अगर आप उपलब्ध तकनीकी लेखों और स्वयं आइस टूपा प्रोजेक्ट के विवरण को देखें तो एक बात सिर्फ साफ दिखाई देती है। आइस टूपा का मूल उद्देश्य वही था जो चिविंग नोरफेल का आर्टिफिशियल ग्लेशियर का था, सर्दियों में पानी बचाकर बसंत में उपलब्ध कराना। लेकिन सोनम वांगचुक ने उसकी डिज़ाइन और इंजीनियरिंग पद्धति बदली ताकि कुछ व्यवहारिक सीमाओं को कम किया जा सके। आइस टूपा प्रोजेक्ट के आधिकारिक विवरण में भी नोरफेल के काम को प्रेरणा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो फिर असली आइसमैन कौन? इस सवाल का जवाब अभी देना जल्दबाजी होगा, क्योंकि सबसे पहले हमें एक बात समझनी होगी, विवाद शुरू कैसे हुआ। क्या सोनम वांगचुक ने कभी कहा कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर उन्होंने बनाया? क्या चिविंग नोरफेल ने कोई आपत्ति जताई? क्या मीडिया में दोनों के योगदान को अलग अलग तरीके से पेश किया गया?
ये सोशल मीडिया ने अधूरी जानकारी के आधार पर एक नई कहानी बना दी। अगले अध्याय में हम किसी की राय नहीं बल्कि दस्तावेज, सार्वजनिक बयान और समय रेखा के आधार पर इसी विवाद की पूरी कहानी समझेंगे और शायद वहीं आपको इस पूरे सवाल का सबसे निष्पक्ष जवाब मिलेगा। अब हम इस पूरी कहानी के सबसे संवेदनशील हिस्से में पहुंच चुके हैं। यही वो जगह है जहां तथ्य कम और राय ज़्यादा दिखाई देती है। अगर आपने सोशल मीडिया पर इस विषय को खोजा होगा तो आपको दो बिल्कुल अलग कहानियां मिलेंगी। पहली कहानी कहती है सोनम वांगचुक ने चिविंग नोरफेल के श्रेय ले लिए। दूसरी कहानी कहती है सोनम वांगचुक ने सिर्फ पुरानी तकनीक को बेहतर बनाया और हमेशा नोरफेल का सम्मान किया। तो आखिर सच क्या है, आइए पूरी कहानी समय रेखा के अनुसार समझते हैं। 1980 के दशक में चिविंग नोरफेल एक सरकारी इंजीनियर के रूप में लद्दाख के गांव में काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सर्दियों का पानी बेकार बह रहा है। उन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर की अवधारणा विकसित की। धीरे धीरे कई गांवों में इसका उपयोग हुआ। लोग उन्हें प्यार से आइसमैन ऑफ लद्दाख कहना शुरू किया। 2013-14 में नई सोच की शुरुआत हुई। लगभग 3 दशक बाद सोनम वांगचुक और उनकी टीम ने आइस टूपा प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। उनका उद्देश्य भी वही था, सर्दियों के पानी को इस तरह जमा करना कि वो बसंत में खेतों के काम आए, लेकिन तरीका अलग था। उन्होंने शंकु कोण के आकार की बर्फ बनाने की तकनीक विकसित की। यही आइस टूपा कहलाया। क्या सोनम वांगचुक ने कभी कहा कि उन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर का आविष्कार किया? यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। उपलब्ध सार्वजनिक इंटरव्यू और लेखों में सोनम वांगचुक ने कई बार कहा कि उन्हें चिविंग नोरफेल के काम से प्रेरणा मिली। उन्होंने ये भी बताया कि नोरफेल की तकनीक से जुड़ी कुछ व्यवहारिक चुनौतियां जैसे ऊंचाई, छायादार स्थान और जल्दी पिघलने का समस्या को ध्यान में रखते उन्होंने आइस टूपा का डिज़ाइन विकसित किया। फिर विवाद क्यों हुआ? क्योंकि समय के साथ मीडिया में सोनम वांगचुक का नाम बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गया। इसके कई कारण रहे। उनका शिक्षा सुधार आंदोलन, सैकमॉल, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, रोलेक्स अवार्ड और फिल्म 3 इडियट्स से जुड़ी चर्चाएं। दूसरी ओर चिविंग नोरफेल अपेक्षाकृत कम चर्चा में रहे। यहीं से कई लोगों को लगा कि जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया उसे उतनी पहचान नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। ये भावना वास्तविक हो सकती है, लेकिन इससे ये निष्कर्ष नहीं निकलता कि किसी ने दूसरे का आविष्कार अपना बता दिया। क्या दोनों के बीच मतभेद थे? कुछ पुराने इंटरव्यू में चिविंग नोरफेल ने आइस टूपा मॉडल की लागत और व्यवहारिकता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनकी राय में उनकी तकनीक कुछ परिस्थितियों में अधिक व्यवहारिक थी, लेकिन ये एक तकनीकी मतभेद था, न कि ये प्रमाण कि आइस टूपा आर्टिफिशियल ग्लेशियर की चोरी थी। आज इंटरनेट पर अक्सर छोटे छोटे वीडियो या पोस्ट पूरे इतिहास को कुछ सेकंड में समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतिहास इतना सरल नहीं होता। तथ्य हमें बताते हैं चिविंग नोरफेल आर्टिफिशियल ग्लेशियर के अग्रदूत रहे। सोनम वांगचुक आइस टूपा तकनीक के विकास और उसे वैश्विक पहचान दिलाने वाले प्रमुख रहे। दोनों ने एक ही समस्या का समाधान खोजा, लेकिन अलग अलग इंजीनियरिंग तरीके से। अब आखिरी सवाल, अगर इतिहास, विज्ञान और उपलब्ध रिकॉर्ड के साथ रख कर देखा जाए तो लद्दाख का असली आइसमैन किसे कहा जाना चाहिए? क्या ये सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति का है या दोनों का योगदान अलग अलग कारणों से महत्वपूर्ण है? अगले और अंतिम अध्याय में हम किसी भावना या लोकप्रियता के आधार पर नहीं बल्कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस पूरी कहानी का निष्कर्ष निकालेंगे, और शायद ये वो निष्कर्ष होगा जो पूरे विवाद को सबसे संतुलित तरीके से समझाएगा। अब तक हमने पूरी कहानी देखी। हमने लद्दाख की समस्या को समझा, चिविंग नोरफेल की यात्रा को जाना, सोनम वांगचुक के नवाचार को समझा, दोनों तकनीकों की तुलना की और विवाद की जड़ तक पहुँचे। अब समय है उस सवाल का जवाब देने का जिससे इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी। आखिर लद्दाख का असली आइसमैन कौन है? अगर इतिहास के पन्ने देखें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। चिविंग नोरफेल ने 1980 के दशक में उस समय आर्टिफिशियल ग्लेशियर की अवधारणा को व्यवहार में उतारा जब लद्दाख के जल संकट पर बहुत कम लोग ध्यान दे रहे थे। उन्होंने ये साबित किया कि सर्दियों के अतिरिक्त पानी को जमा करके बसंत की खेती बचाई जा सकती है। इसी योगदान के कारण उन्हें वर्षों से आइसमैन ऑफ लद्दाख कहा जाता रहा है। अब सोनम वांगचुक की बात करते हैं। उन्होंने उसी समस्या को एक बार नए नज़रिए से देखा। उन्होंने आइस टूपा जैसी तकनीक विकसित की जिसमें बर्फ़ को शंकु के आकार में जमा किया जाता ताकि वह अधिक समय तक टिकी रहे और गांव के निकट भी बनाई जा सके। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों में उन्होंने चिविंग नोरफेल के कार्य को अपनी प्रेरणा के रूप में स्वीकार किया। तो क्या सोनम वांगचुक ने आर्टिफिशियल ग्लेशियर का आविष्कार किया? नहीं, उपलब्ध ऐतिहासिक रिकॉर्ड ऐसा नहीं कहते। क्या चिविंग नोरफेल ने आइस टूपा बनाया? नहीं, वो सोनम वांगचुक और उनकी टीम का एक अलग इंजीनियरिंग समाधान था।
यानी अगर कोई कहे कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर के जनक सोनम वांगचुक है, तो ये तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। और अगर कोई कहे आइस टूपा का कोई योगदान नहीं है, तो ये भी सही नहीं होगा। सच्चाई इन दोनों अतियों के बीच है। कई बार इतिहास में ऐसा होता है कि पहला व्यक्ति नींव रखता है और दूसरा व्यक्ति उसी नींव के ऊपर एक नई मंजिल खड़ी करता है। अगर पहली नींव न होती तो शायद नई इमारत भी न बनती, और अगर नई मंजिल न बनती तो शायद दुनिया उस इमारत को देखती भी नहीं। शायद चिमिंग नोरफेल और सोनम वांगचुक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक किसी एक नाम में नहीं छिपा। सबक यह है कि लद्दाख आज भी क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना कर रहा है। ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, पानी का संकट बढ़ रहा है, और आने वाले वर्षों में हिमालय के करोड़ों लोगों का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम पानी को कितनी समझदारी से बचाते हैं। यही वजह है कि ये बहस सिर्फ इस बात की नहीं होनी चाहिए कि श्रेय किसे मिले, बल्कि इस बात की होनी चाहिए कि इन तकनीकों को और बेहतर कैसे बनाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां पानी के संकट से बच सकें। तो अगर कोई मुझसे पूछे लद्दाख का असली आइसमैन कौन है, तो उपलब्ध ऐतिहासिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मेरा उत्तर होगा चिविंग नोरफेल। चिविंग नोरफेल को आइसमैन और लद्दाख की ऐतिहासिक पहचान इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर की अग्रणी तकनीकी विकसित की। और सोनम वांगचुक वो है जिन्होंने आइस टूपा जैसी नई तकनीक विकसित करके इस विचार को वैश्विक पहचान दिलाई और जल संरक्षण पर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। दोनों प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि एक ही समस्या के दो अलग अलग समाधान देने वाले। इतिहास चेविंग नोरफेल को याद रखेगा और भविष्य सोनम वांगचुक को, लेकिन लद्दाख दोनों का ऋणी रहेगा।